नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आप सभी को बहुत सारे पर्वों की एक साथ बधाई। अभी ईद निकली है, नवरात्रि निकली है, इन सब की बधाई। हमारे देश में त्योहार आपस में मिलने मिलाने का तो काम करते हैं, साथ ही फेस्टिवल सीजन को फिल्में रिलीज करने का भी सबसे अच्छा समय माना जाता है। जैसे हर साल ईद के मौके पर सलमान खान जरूर अपनी फिल्म रिलीज करते हैं। इस बार भी की फिल्म का नाम है सिकंदर और ये फिल्म एक बुरी फिल्म होने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। गहराई से सिनेमा देखने वालों की तो बात छोड़िए, वो लोग जो ये समझते हैं और कहते हैं कि हम फिल्म देखने जाते हैं दिमाग लगाने नहीं, ऐसे लोग भी इस फिल्म से हताश हैं। सलमान भाई के खास फैंस धीरे धीरे इस फिल्म को 100 करोड़ के क्लब में तो पहुंचा देंगे, लेकिन 200 करोड़ के बजट से बनी ये फिल्म फिर भी फ्लॉप ही कहलाएगी। वैसे तो शुभ्रा गुप्ता जैसी फिल्मी क्रिटिक सलमान खान की फिल्म में ज्यादा मीन मेक नहीं निकालते, 3 स्टार दे ही देते हैं, बस ये कहकर कि सलमान के फैंस को जो चाहिए वो फिल्म में है, मगर इस बार वो भी तारीफ नहीं कर पा रहे हैं। कोमल नहाता जैसे बड़े फिल्म जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। कभी आपने ऐसे सुना है सलमान खान से दुश्मनी है उसकी, सलमान खान की वाइफ को खत्म कर दिया, अब वाइफ ने जिसको ऑर्गन्स डोनेट किए हैं उनको भी खत्म करेगा। आई मीन इतनी बैंक्रप्सी ऑफ आइडियाज कैसे हो सकती है। मगर आज की वीडियो सिर्फ सिकंदर फिल्म को रिव्यू करने के लिए नहीं है, ये बताने के लिए है कि ऐसी फिल्में अपवाद नहीं हैं। हर दूसरे दिन इस तरह की बिना सिर पैर की फिल्में पर्दे पर आ जाती हैं और आम आदमी उसे देखने के लिए मजबूर है, क्योंकि फिल्में वो हर हाल में देखना चाहता है, मगर अच्छी फिल्में हैं ही नहीं। हालांकि इन दिनों में 1-2 पिक्चरें बहुत अच्छी आई थी, इन गलियों में उसका उदाहरण है, तो मजबूरन उसे बुरी फिल्म देखनी ही पड़ती है। पूरे परिवार के साथ आखिर अच्छी फिल्में कौन सी देखी थी, किसने देखी थी, याद नहीं आता लोगों को। ऐसी फिल्म जिसने जबरदस्ती गालियां ना डाली गई हों, धर्म या देश के नाम पर हिंसा और खून ना परोसा गया हो, याद ही नहीं आ रहा। जिस फिल्म के गाने अगले 3-4 महीने तक गुनगुनाते रहे हों, ऐसा कुछ देखे अरसा हो गया। आखिर क्या हो गया है बॉलीवुड को? अच्छी फिल्में बनना तकरीबन बंद क्यों हो गई हैं, खत्म क्यों हो गई हैं? वैसे अच्छी फिल्में होती क्या हैं? क्या केवल कॉमेडी करना ही अच्छी फिल्म है, या फिर बागवान जैसी पारिवारिक फिल्म ही खास अच्छी फिल्म है? जी नहीं, हर इमोशनल में कालजयी फिल्में बनी हैं। अगर बड़े स्केल पर मुगले आजम महान फिल्म है, तो देश के बंटवारे का दर्द बताती गरम हवा भी यादगार फिल्म है। शोले जैसी मसाला फिल्म को लोग 50 साल बाद भी भूले नहीं हैं, और आनंद जैसी भावुक फिल्म को भी कभी कोई भुला नहीं सकता। यानी अच्छी फिल्म किसी बजट या जॉनर की मोहताज नहीं है, तो फिर किस फिल्म को अच्छी फिल्म कहा जाए? महान एक्टर इरफान, जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने बताया था कि अच्छी फिल्म किसे कह सकते हैं। उनका कहना था कि अच्छी फिल्म वो है जो आपके साथ रह जाए, जिसे आप पॉपकॉर्न के खाली डिब्बे की तरह थिएटर में छोड़कर ना आए, देखने के बहुत दिनों बाद भी अचानक से कुछ याद आ जाए। जी हाँ, कुल मिलाकर एक यादगार फिल्म ही अच्छी फिल्म होती है। मगर पिछले कुछ सालों में ऐसी कोई यादगार फिल्म जहन में आती नहीं। खास तौर से पिछले 1 वर्ष से बॉलीवुड एक फैक्ट्री की तरह फिल्में निकाल रहा है। कुछ फ्लॉप हो जाती हैं, कुछ पैसे कमा लेती हैं, लेकिन याद नहीं रहती। आज उसी की वजह जानते हैं। सबसे बड़ी वजह है बॉलीवुड इंडस्ट्री पर कारपोरेट का कब्जा। वैसे तो हमेशा से फिल्मों में पैसे लगाने वाले प्रोड्यूसर और उनके थिएटर्स में चलाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेसमैन ही रहे हैं, मगर व्यापारियों का दखल केवल वहीं तक सीमित था। फिल्म निर्माण की कला में वो निर्देशक, सिनेमेटोग्राफर और एक्टर पर भरोसा करते थे, मगर आज ऐसा नहीं है। किसी भी और इंडस्ट्री की तरह बॉलीवुड को भी अब MBS चला रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां फिल्म निर्माण में आ गई और इनके स्टूडियो में वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर जैसी प्रोफाइल वाले लोग काम करते हैं, और एक कंपनी का मकसद सिर्फ सामान बेचकर मुनाफा कमाना होता है, कुछ क्रिएटिव करना नहीं होता। अगर मार्केट में उस सामान की जरूरत नहीं है तो भी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग करके सामान बेच दो। आजकल जितना पैसा फिल्म बनाने में लगता है, उतना ही पैसा उसकी मार्केटिंग और पब्लिसिटी में लगाया जा रहा है।
अगर अच्छी फिल्में बनाने पर ध्यान दिया होता तो मार्केटिंग की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि किसी भी फिल्म की असली पब्लिसिटी वर्ड ऑफ माउथ से होती है। मगर कॉर्पोरेट उल्टी गंगा बहा रहा है। अगर फिल्में नहीं चल रही तो खुद ही टिकटें खरीद कर फिल्म को झूठ मूठ हाउसफुल बता दिया जाता है, ताकि जनता को लगे कि बहुत लोग फिल्म देख रहे हैं। ये कॉर्पोरेट इस तरह के हथकंडे से साबुन तेल बेच सकते हैं, लेकिन हमारे देश में फिल्म एक इमोशन है। इमोशन के साथ बहुत देर तक खिलवाड़ होगा तो नतीजा वही होगा जो हो रहा है। बड़े बड़े स्टार्स की करोड़ों रुपए की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बस वीकेंड तक टिकती हैं। एक महीने के अंदर इन फिल्मों को टीवी और ओटीटी पर आकर अपना बजट रिकवर करना पड़ रहा है। कॉर्पोरेट से जुड़े हुए दूसरे कारण पर चलते हैं। कोई भी कंपनी डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल पर चलती है, यानी जिसकी डिमांड है वही बनाओ। फिल्मों की भाषा में इसे ट्रेंड कहा जाता है। जैसे आजकल दो ट्रेंड चल रहे हैं, एक साउथ की फिल्मों जैसा एक्शन दिखाने का चलन है, और तो और साउथ इंडिया के डायरेक्टर को बुलाकर भी हिंदी फिल्में बनवाई जा रही है। और दूसरा ट्रेंड है इतिहास में गौरव ढूंढने का, चाहे उसके लिए कहानी झूठी ही क्यों ना गढ़नी पड़े। जैसे पद्मावत फिल्म में खिलजी को दिखाया है। असली इतिहास ये है कि रानी पद्मावती के पैदा होने से 200 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो चुकी थी। मगर 200-300 करोड़ कमाने के लालच में आम दर्शक के भावुक मन को बस निचोड़ा जा रहा है, उसे कुछ नया नहीं दिया जा रहा। ये बात भुला दी गई है कि एक असली आर्टिस्ट ट्रेंड फॉलो नहीं करता, उसे तोड़ता है। साल 2001 में 15 जून के दिन दो फिल्में एक साथ रिलीज हुई। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, कोई ट्रेंड नहीं फॉलो कर रही थी, और दोनों ही फिल्में इतिहास में अपना नाम लिखा गईं। वो फिल्में थी लगान और गदर। दोनों फिल्मों के गाने और डायलॉग्स आज भी आम लोगों की जुबान पर हैं। कहने का मतलब यह है कि दर्शक एक से ज्यादा फिल्में भी सुपर हिट करा देगा, वो भी बिना पब्लिसिटी के, बशर्ते फिल्में अच्छी हों। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का ये भूत सिर्फ कॉर्पोरेट पर ही नहीं चढ़ा है, स्टार्स पर भी चढ़ा हुआ है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े स्टार्स के नाम पर लोग फिल्में देखने चले आते हैं। मगर स्टार के नाम पर अच्छी ओपनिंग मिलना और फिल्म का हिट होना दो अलग अलग बातें हैं। मगर ये बड़े स्टार अपने स्टारडम के मुगालते में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। पुराने जमाने में भी एक हीरो की फीस हीरोइन या बाकी लोगों से ज्यादा होती थी, मगर आज जैसा नहीं था। अब ये बड़े स्टार पूरे फिल्म के बजट का 50% तो अपनी फीस ले लेते हैं। इससे दो नुकसान हैं। एक तो फिल्म का बजट खामखा बढ़ जाता है, और दूसरा फिल्म से जुड़े बाकी लोगों को उतना भी पैसा नहीं मिल पाता कि वो दिल, दिमाग और जोश सब एक साथ लगा दें। अक्षय कुमार की आखिरी हिट फिल्म आए कई साल हो गए हैं। सलमान खान भी उसी राह पर हैं। शाहरुख 3-4 साल में एक बार आकर सरप्राइज फैक्टर का फायदा ले जाते हैं, लेकिन ये भी कब तक चलेगा। और वैसे भी जवान और पठान जैसी फिल्में पैसा कमा सकती हैं, मगर उनमें चक दे और स्वदेश जैसी फिल्में जैसा कुछ भी यादगार नहीं है। आज भी किसी खेल में भारत जीतता है तो चक दे इंडिया गाना चलता है। बहुत अच्छा गाना है। चक दे इंडिया के गाने बहुत बेहतरीन थे। उसका गाना मौला मेरे दोस्त कृष्णा ब्योरा ने गाया है। असल में फिल्म का असली हीरो जैसे कहानी होती है, मगर आजकल नई कहानियां कहीं नहीं जा रही, और इसके लिए एक बहाना भी दिया जा रहा है। कुछ फिल्म मेकर्स का मानना है कि फिल्में वही दिखाती हैं जो समाज में चल रहा है। लेकिन क्या समाज में पुष्पा जैसे तस्कर खुलेआम घूम रहे हैं? नहीं। क्या गैंगस्टर समाज की नजर में हीरो होते हैं? नहीं। लेकिन हर दूसरी फिल्म में बड़ा स्टार गैंगस्टर की भूमिका एक हीरो की तरह निभा रहा है। असल में फिल्म और समाज एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। फिल्म की कहानी लेखक लिखता है, एक लेखक अपने आसपास के समाज से किरदार ढूंढता है, मगर ऐसे ही एक लेखक की लिखी हुई कोई भी किताब या फिल्म समाज को कुछ वापस भी देती है। जैसे प्रेमियों को खत लिखना फिल्मों ने सिखाया है। फिल्मों को लिखे गए धार्मिक गानों को स्कूल की प्रार्थना सभाओं में गाकर हम बड़े हुए हैं, जैसे ए मालिक तेरे बंदे हम, इतनी शक्ति हमें देना दाता। इसी तरह फिल्मों के अच्छे डायलॉग लोगों के दिलों में बस जाते हैं। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाए। इस तरह के डायलॉग्स ने हमें जिंदगी में मुस्कुराना सिखाया है। लेकिन आजकल की हिंदी फिल्में और फिल्मकार अपनी ये जिम्मेदारी भूल गए हैं।
या यूं कहिए कि अच्छे फिल्मकार, कलाकार और लेखक फैक्ट्री नुमा ढांचे में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, जहां बस कारपोरेट कंपनी और कुछ बड़े स्टार्स का राज है। उदाहरण से समझाता हूं। राजपाल यादव के बाद कौन सा हास्य कलाकार पिछले एक दशक में उभर कर आया है? सोचिए, जैसे आप नाम से जानते हैं, कोई नहीं। बोमन ईरानी शायद आखिरी चरित्र अभिनेता हैं जो मुन्ना भाई फिल्म से हीरो संजय दत्त के बराबर स्टार बनकर उभरे। वो तो भला हो ओटीटी की दुनिया का, जहां शेफाली शाह, गजराज सिंह, पंकज त्रिपाठी और नीना गुप्ता जैसे कलाकार स्टार की तरह उभर कर आए हैं। अगर पिछले 5 साल में ये ना हुए होते तो आजकल की हिंदी फिल्मों में तो सह कलाकार एक पायदान की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिए जा रहे हैं। 1950 से 2010 तक कलाकारों की एक लंबी लिस्ट है जो शायद ही कभी हीरो या हीरोइन रहे हैं, लेकिन फिर भी आज तक जाने जाते हैं। महमूद असलानी, अरुणा ईरानी, बल्ला साहनी, पंकज कपूर, शक्ति कपूर, लिस्ट बहुत लंबी है। मगर ये लिस्ट पिछले 10-15 सालों में रुक गई है। अब ना कोई कॉमेडियन है और ना कोई ही दमदार विलेन। ऐसे ही कुछ हाल फिल्म निर्देशक का भी है। हंसल मेहता और अनुभव सिन्हा जैसे कुछ कमाल के निर्देशक हैं, लेकिन वो अपनी तरह की कम बजट की फिल्में ही बना पा रहे हैं। एक राजकुमार हिरानी के अलावा कोई बड़ा निर्देशक नहीं दिखता जहां उसके नाम पर फिल्में करोड़ों कमा रही हो, जबकि फिल्म एक डायरेक्टर मीडियम है। ऐसे ही दोयम दर्जे का हाल म्यूजिक का हो गया है। 90 के दशक तक किसी फिल्म के गाने की पूरी कैसेट एक एल्बम निकलता था। एक म्यूजिक डायरेक्टर, 2 या 3 सिंगर्स और केवल 1-2 गीतकार की जोड़ियां एक फिल्म के अंदर ही 4 सुपरहिट गाने बना देती थी। लेकिन अब एक ही सब्जी को 10 लोग बना रहे हैं। किसी भी फिल्म में हर एक गाना अलग अलग आदमी गा रहा है, संगीत कंप्यूटर बना रहा है और गाने की आवाज ऑटो ट्यून हो रही है। मगर टेक्नोलॉजी कभी भी ओरिजिनल आर्ट की जगह नहीं ले सकती। अगर आप ध्यान लगाकर भी सुनेंगे तो आजकल के ज्यादातर गाने के बोल लोगों को समझ ही नहीं आते, क्योंकि म्यूजिक चलता रहता है और सूफियाना आवाज के नाम पर एक ही तर्ज में कुछ कुछ गाया जा रहा होता है। ऐसा नहीं है कि पुराने और अच्छे कलाकार और फिल्मकार कहीं चले गए हैं। सोनू निगम भी यहीं हैं और जावेद अख्तर भी, रहमान साहब भी यहीं हैं और अभी भी संगीत बना रहे हैं। लेकिन कुछ कमाल का जादू इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि स्टार और ट्रेंड के चक्कर में अच्छी फिल्म बनाने वाले लोगों को कोने में बिठा दिया गया है। बेचारे लेखक को तो बस बात ही मत करिए। सलीम खान और जावेद अख्तर की तरह खैर कोई राइटर कभी स्टार नहीं बना, लेकिन उसे कम से कम अपनी तरह का काम करने की इजाजत दी। आजकल हिंदी फिल्मों का एक राइटर भी कोई बढ़िया बेहतरीन स्टोरी नहीं लिख रहा। 10-12 लोगों की टीम बैठती है, उसके बाद डायलॉग कोई और लिखता है और स्क्रीन प्ले एक अलग टीम। अब किसी कहानी को फिल्म बनाने से पहले अगर 50 लोग साथ में मिलकर बैठकर लिखेंगे तो नतीजा क्या होगा? एक बिना सिर पैर की खिचड़ी। दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन रेत में डाल रखी है। इधर उधर अगर देख ले तो अपनी कमी का पता चल जाए, मगर देखता नहीं। सबसे पहले वर्क एथिक्स यानी काम करने का तरीका। तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों के हीरो भी सुपरस्टार हैं, बल्कि हिंदी फिल्मों के स्टार से ज्यादा बड़े फैन इन लोगों के हैं, चाहे रजनीकांत हो या मोहनलाल। मगर लेट लतीफी और कामचोरी की आदत से सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ग्रसित है। वहाँ एक फिल्म में सब टीम की तरह काम करते हैं, टाइम टेबल और डेडलाइन तरीके से फॉलो करते हैं। वहीं हिंदी फिल्मों में स्टार का लेट आना या हीरोइन का कुछ अनोखी डिमांड कर देना आम बात है। एक और खास बात देखिए, आजकल हिंदी फिल्मों में स्क्रिप्ट रोमन में लिखी जाती है, देवनागरी में नहीं। ज्यादातर नए युवा कलाकार हिंदी पढ़ ही नहीं पाते। अमिताभ बच्चन जैसे कुछ पुराने कलाकार हैं जो आज भी हिंदी स्क्रिप्ट की डिमांड करते हैं, मगर वो अपवाद हैं। उनके साथ ही फिल्म के सेट पर बातचीत का मीडियम अंग्रेजी है। फिल्मों के दिग्गज लोगों को कभी इंटरव्यू में देखिए, अंग्रेजी बोलते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं। अब सोचिए, हिंदी फिल्मों के निर्माण में ना हिंदी लिखी जा रही है, ना पढ़ी जा रही है और कैमरे के पीछे बोली भी नहीं जा रही है, तो अच्छी हिंदी फिल्में कैसे बनेंगी? हिंदी फिल्मों को बनाने वाले, चलाने वाले लोग ऐसा लगता है मानो पूरे भूरे अंग्रेज हैं। उन्हें हिंदी से ना प्यार है और ना ही गर्व है। वहीं दूसरी भाषा के फिल्म निर्माण से जुड़े लोग अपनी भाषा, अपने पहचान, अपने पहनावे, अपनी संस्कृति और जड़ों से हमेशा जुड़े हुए दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर समाधान क्या है? नंबर 1, दर्शकों को बेवकूफ समझना छोड़ दीजिए।
वो भले डिटेल में ना बता पाए कि उसे क्या अच्छा लगा, लेकिन एक अच्छे और बुरी फिल्म का फर्क हर दर्शक समझता है। दर्शक मनोरंजन चाहता है और मनोरंजन का मतलब सिर्फ मार धाड़ नहीं है या फटाफट बदलते सीन नहीं है। दर्शक देवदास के साथ रोता भी है और हेरा फेरी के बाबू भैया के साथ हंसता भी है, डीडीएलजे के गानों पर नाचता भी है और सनी देओल के हैंडपंप उखाड़ने पर चिल्लाता भी है। दर्शक हर तरीके से असली मनोरंजन चाहता है और वो तभी होगा जब कहानी का भाव यानी इमोशन कोई भी हो मगर वो सच्चा हो। नंबर 2, स्टार और ट्रेंड की जगह कहानी को हीरो बनाना पड़ेगा और हमारे आज के समाज की असली कहानियां बतानी पड़ेगी, चाहे सोशल मीडिया से बच्चों में बढ़ती हीन भावना के मुद्दे पर गंभीर फिल्म हो या राजनीति के कटाक्ष करती हुई कोई गुदगुदाने वाली फिल्म। हर इमोशनल की फिल्म के लिए हमारे चारों तरफ कहानियां ही कहानियां। नंबर 3, कला से पैसा कमा लो, लेकिन पैसे के लिए कला को मत मारो। आर्ट को जीने दो, नए लोगों और छोटी फिल्मों को दबाने की बजाय सांस लेने का मौका दो, उन्हें भी थिएटर नसीब होने दो। और नंबर 4, हालांकि इस सरकार से अपेक्षा तो नहीं है, लेकिन असली कला तभी उभर पाई है जब उसे सरकार का संरक्षण मिले। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1975 में बनी श्याम बेनेगल जैसे महान निर्देशक और नसरुद्दीन शाह ओमपुरी जैसे महान कलाकार एनएफडीसी के बजट से बनी फिल्मों से ही क्रांति लेकर आ पाए। आज भी जरूरत है कि नए फिल्मकारों को मौका मिले, उन्हें बजट दिया जाए, राष्ट्रीय पुरस्कार कलाकारों को मिले, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले चाटुकारों को नहीं। रिपोर्ट खत्म करने से पहले मनोज कुमार जी को भी याद कर लेते हैं, जिनका भी कुछ दिन पहले देहांत हो गया। क्या महान कलाकार थे, उनकी फिल्में आज भी लोगों के जहन में बसी हुई हैं। देशभक्ति से जुड़ी फिल्में बनाने के लिए इन्हें भारत कुमार भी कहा जा गया। दादा साहब फाल्के सम्मान भी मिला। मनोज कुमार जी की फिल्मों में देशभक्ति का मतलब केवल पाकिस्तान को गाली देना नहीं था, रोटी कपड़ा मकान जैसी समस्या बताना था, किसान का दुख बताना था। मनोज कुमार जैसे महान कलाकार को असली श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब बॉलीवुड फिर से जमीन से जुड़ी अच्छी और सच्ची फिल्में बनाने लगेगा। आपको रिपोर्ट कैसी लगी, मुझे इंतजार रहेगा। आपके हिसाब से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा लगातार अच्छी फिल्में बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।